हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपे गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज यानी पीटीएस 25 के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई क्लास 12 टर्म टू एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप देख लो। आई होप आपको ये सारी बातें पहले से ही पता होंगी, सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख ही रही होगी बच्चों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर ओवर, अभी तक टर्म टू एग्जाम के लिए जो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग एक एक लेक्चर को देखिए, उन सभी लेक्चर्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। सो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनली और अपने टेस्ट के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों आपका पीटीएस 25, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो किस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, ध्यान से देखना। आरएचएस में आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है dy upon dx, now that can be written as e to the power 3x into e to the power 4y। समझे बच्चों, रूल ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर पहले से ही पावर एडिशन में है तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया। यहाँ पर e की पावर में 3x इंटू e की पावर 4y ऐसे लिखते हुए यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल में इसको कन्वर्ट कर लो। मतलब क्या करोगे, dy अपॉन e की पावर 4y ऐसे लिख लो। Now that is equal to e की पावर 3x इंटू dx। समझे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहां से इसको मैं रीराइट करूंगा। सबसे पहले देखो ऐसे लिख सकते हो ना एलएचएस में, और आरएचएस में जैसा है वैसा ही रहने दो। और यहां से अब मैंने इंटीग्रेशन भी लेना शुरू कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है बच्चों। तो एलएचएस में क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चों, यहाँ पर e की पावर -4y, पावर में लीनियर है मतलब उसके डेरिवेटिव से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने -1/4 यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर क्या होगा, e की पावर 3x, पावर में अगेन लीनियर है, उसके डेरिवेटिव से यानी 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 1/3 में लगा चुका हूँ, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दो, ठीक है बच्चों। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। क्वेश्चन 1 आपके सामने सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 भी आपको यहीं पर दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले न्यूमरेटर में e की पावर 4x मैं कॉमन ले रहा हूं। यहाँ मिलेगा मेरे लिए e की पावर 3x -1। एक बार चेक करके देखो। अच्छा, डिनोमिनेटर में से अगर मैं e की पावर 10x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 1 माइनस e की पावर 3x। समझे बच्चों, बात क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को हम कैंसल आउट कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर पहले से ही एक माइनस लगाना पड़ेगा, ध्यान से देख लो, समझे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, e की पावर 4x है और यहाँ e की पावर 10x है। मतलब क्या बनेगा, e की पावर -6x, और ये dx तो लगा ही हुआ है। तो ये क्या बन गया बच्चों, e की पावर -6x। समझे, यहाँ पर ये पावर लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव आएगा -6, उससे डिवाइड कर दो। बाहर भी नेगेटिव लगा हुआ है, उसे मत भूल जाना। फाइनली आपका आंसर आ चुका है 1/6 इंटू e की पावर -6x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अल्टरनेटिव है, हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, ये बाई पार्ट्स से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 इंट्रोड्यूस कर लूंगा और ये रहा आपका लॉग ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। हमने आइलेट रूल फॉलो किया है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन, इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन,
ये हमने किया, इसका जो रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे रिजल्ट का भी इंटीग्रेशन लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने dx लगा दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर ये तो x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इसको लिख लो x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है यानी 1 अपॉन एक्स लिखो, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन यानी x, और ये dx यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको मिलेगा x टाइम्स लॉग एक्स माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, चेक कर लो, मतलब आपको मिल जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर x कॉमन ले लो, मैंने x कॉमन लिया, अंदर मुझे ऐसा मिलेगा। वैसे एक बात बताओ बच्चों, ये तो मेरा फाइनल आंसर हो गया, बट क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बताना। फर्दर सिंप्लीफाई कर तो सकते हैं, लेकिन उस केस में आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इस वाले स्टेप में भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस मैं आपसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ तो सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा फाइनली, और क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 वेक्टर अलजेब्रा में से है, यहाँ पर इन तीनों वेक्टर का सम हमें नल वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स की भी वैल्यू है, हमको एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, देखो मैं कैसे करूंगा, इस वाले रिजल्ट को यूज करेंगे हम, मैं a प्लस बी इक्वल्स माइनस सी लिखने वाला हूं, समझे, क्लियर है बच्चों। अब यहां से मैं क्या करूंगा, देखो भैया डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, अगर आपके समझ में आ गया तो बढ़िया, वरना डॉट प्रोडक्ट के लिए आप रिवीजन वीडियो देख लो, मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखा है वेक्टर अलजेब्रा पे। ठीक है ना, अब यहां से डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a डॉट ए, मतलब देखो इस तरीके से लिख सकते हो, फिर उसके बाद आएगा a डॉट बी, चेक करो, फिर आएगा b डॉट ए, ठीक है ना, फिर b डॉट बी, यानी इसे आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है बच्चों, RHS में पहुंचो, RHS में c डॉट सी, मतलब माइनस माइनस तो पहले से ही प्लस हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आपके सामने है, चलो यूज करते हैं, तो यहाँ पर मॉड ए, मतलब ये 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, a डॉट बी और b डॉट ए सेम होता है, मतलब इसको मैं 2 टाइम्स a डॉट बी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 49। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 2 टाइम्स a डॉट बी, यानी इसको मैं अब ऐसे लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं cos थीटा लगा लेता हूँ, जहां पर थीटा क्या है, जहां पर मैं थीटा एज्यूम करूंगा, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b, है ना, वही रिक्वायर्ड एंगल होगा आपका। तो यहाँ पर देखो 49 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 25 यानी ये 15 बन जाएगा। मेरी बातें समझ आई, 25 प्लस 9 को उधर ले गया मैं, और यहाँ पर 49 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां से अब इसको हम लिखेंगे 2, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये रहा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी यहीं पर आपको दिख रहा होगा ना, ऑल दैट इज इक्वल टू 15। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, तो बस थीटा क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ 1/2 ऐसे लिख लो, जिसे आप क्या लिख सकते हो, π/3 आ जाएगा। नाउ दैट इज द फाइनल आंसर। इसे आप लोग डिग्री में लिखना चाहो तो 60 डिग्री लिख दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो चुका है आपके सामने, और क्वेश्चन 4 यहीं पर आपको दिख रहा है। ये कौन से टॉपिक का है बच्चों, पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD ऑफ द ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल ABC है, उसका मीडियन कोई होगा जिसको इसने AD बोला, उस AD का आपको इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर A लिख लो, यानी 1, 2, 3, आपको वर्टेक्स A दिख रहा होगा, यहाँ पर B लिख लो, ये है 7, 0, 2, और यहाँ पर C ये क्या है आपका -1, 3, 7, यहाँ पर ये आपका मीडियन है AD, आपको इसी का इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आराम से मिल जाएंगे। देखो रीजन क्या दूंगा मैं कहूंगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट क्यों होगा, एस AD इज मीडियन। ठीक है, बात समझ आ रही है, मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल ABC व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से
मैं BC का मिड पॉइंट निकालूंगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कॉमा z1 प्लस z2 अपॉन 2 ये करने वाला हूं। 7 प्लस ऑफ -1 यानी 6 हो जाएगा अपॉन 2 यानी ये 3 बनेगा। 0 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा देखो इस तरीके से, समझे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा ऐसे। ये आपको पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब आपको एडी का इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले यहां पर मैं एडी लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लूंगा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे बच्चों, यहां पर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एडी। फॉर्मूला क्या चलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। चलो शुरू हो जाओ। 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। 3/2 माइनस 2 मतलब क्या होगा, -1/2 होगा। चेक करके देख लो, समझे। अच्छा 9/2 माइनस 3 करोगे यानी ये 3/2 आ जाएगा। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, समझे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 4 -1 3 यानी ये आपके लाइन एडी का डायरेक्शन रेशियोज का सेट मिल गया है मुझे, समझे। अब यहां पर इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी। तो यहां पर x माइनस x1 y माइनस y1 और फिर z माइनस z1 और नीचे डायरेक्शन रेशियोज यानी a b और c ऐसे लिख लेंगे। अब पॉइंट कौन सा लोगे, एडी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिले हैं, है ना। पॉइंट ए गिवन था, पॉइंट डी हमने निकाला था। चलो हम किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट ए वाला ही लिख लेते हैं। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये फाइनली आंसर आ गया। अगर आप इसे पॉइंट की तरह यूज करते हो x1 y1 z1 बोल के यहां पर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रोबेबिलिटी में से है, यहां पर आप देख रहे होंगे। इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। यानी x क्या मानेंगे हम, x मानेंगे नंबर ऑफ हेड्स। अब ये नंबर ऑफ हेड्स कहां पर हो रहा है बच्चों, देखते हैं। नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 या 3, यानी एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आए, 2 बार हेड आए या तीनों बार हेड आए, क्योंकि 3 टॉसेज यहां पर आपको क्वाइन के लिए करना है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज तो ये रही। यहां पर अगर मैं एक इवेंट ई ले लूं जिसका मतलब है गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड ऑन द क्वाइन, मैं डायरेक्टली p ऑफ e की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/2। यहां पर p ऑफ e डैश निकालोगे तो ये 1 माइनस p ऑफ e यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही आ जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं p ऑफ x इक्वल्स 0 निकालना चाहूं, इसका मतलब मुझे एक बार भी हेड नहीं मिला। मतलब क्या हुआ, हर बार मुझे नॉन हेड क्वांटिटी मिली है, मतलब p ऑफ e डैश तीनों बार मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, p ऑफ e डैश इंटू p ऑफ e डैश इंटू p ऑफ e डैश, इस तरीके से। सो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8 आ जाएगा, समझे। फिर p ऑफ x इक्वल्स 1, इस केस में क्या होगा, बेसिकली मुझे एक बार हेड मिला, लेकिन कब मिला, देखो p ऑफ e इंटू p ऑफ e डैश इंटू p ऑफ e डैश। अब देखो क्या हो सकता है दूसरा केस कि यहां पर तो e डैश हो जाए लेकिन यहां पर e हो, मतलब देखो ऐसे ये e डैश हो गया, यहां पर p ऑफ e और यहां पर p ऑफ e डैश। तीसरा केस क्या हो सकता है, p ऑफ e डैश, यहां p ऑफ e डैश और यहां p ऑफ e, ये 3 केस बनेंगे, है ना। तो यहां पर 3 टाइम्स कर दो डायरेक्टली, आप क्या लिखो 3 टाइम्स p ऑफ e इंटू p ऑफ e डैश इंटू p ऑफ e डैश। अब इन सब की यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 1/2 1/2 यानी ये हो जाएगा आपका 1/8। 3 पहले से ही मल्टीप्लाई है यानी ये बनेगा 3/8, समझे। अब इसके बाद हम लेते हैं जब x की वैल्यू 2 हो, यानी अब 2 टाइम्स हेड मिलेगा। ध्यान से सुनना, यहीं पर मॉडिफिकेशन करके दिखा रहा हूं, केसेस क्या बनेंगे आपको यहीं पर समझा रहा हूं। देखो अब 2 बार हेड मिलेगा, ये देखो यहां पर इस तरीके से आपको 2 बार हेड मिल सकता है। एक केस ये रहा। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा केस आपका इस तरीके से आ सकता है, चेक करो, है ना। और तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस देखो इस तरीके से आ सकता है। आई होप यू गॉट द लॉजिक। यानी यहां पर भी आएगा 3 टाइम्स p ऑफ e इंटू p ऑफ e इंटू p ऑफ e डैश। तो मतलब क्या बनेगा, 3 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, यानी ये बनेगा 3/8। ठीक है बच्चों। अब x इक्वल टू 3 के केस में, यानी यहां पर क्या होगा, तीनों बार आपको हेड मिलेगा।
यहाँ पर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ई, यानी यहाँ पर बस एक ही केस बन सकता है। 1/2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपका 1/8। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बना देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलो जरा यहाँ पर मैं लिख देता हूं टेबल फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर टेबल क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x और ये रहा आपका p ऑफ x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आंसर आपका 1/8 आया था, ये चेक कर लो। x की जगह 1 तो आंसर आपका 3/8, x की जगह 2 तो भी आंसर 3/8 आया था, x की जगह 3 तो आंसर 1/8 आया था। समेशन ऑफ px निकाल के देख लो, समेशन ऑफ px निकाल के देख लो, ये पक्का 1 आना चाहिए। 1 नहीं आ रहा होगा तो आपने कुछ गलती की होगी। ठीक है ना, आंसर क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो बस इस तरीके से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, p ऑफ a की वैल्यू है, p ऑफ b की वैल्यू भी है, p ऑफ a यूनियन b की वैल्यू है। a और b इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल p की वैल्यू जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b है। यहाँ पर आप चेक करके देखो, समझे। चलिए काम शुरू करते हैं। हमको पता है कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमें कैसे पता, क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ के देख लो। ठीक है ना, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी p ऑफ a इंटू p ऑफ b। p ऑफ a की वैल्यू है 0.4 और p ऑफ b की वैल्यू है p, यानी ये देखो ये वैल्यू मिली है p ऑफ a इंटरसेक्शन b की। अब हम यहाँ पर p ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि 11th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या बनेगा, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.6। p ऑफ a ये भी पता है, ये आपको स्मॉल p दे रखा है और ये आपने अभी अभी निकाला है, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पर आप चेक कर लो। अब यहाँ पर 0.6 माइनस 0.4 यानी 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर p कॉमन 1 माइनस 0.4 मिलेगा, सो दैट विल इम्प्लाई कि यहाँ पर मिलेगा आपके लिए p इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.6। समझे, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 0.6। यहाँ से फाइनली 2/6 यानी 1/3 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पर देख लो। ठीक है जी, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ये रहा जी सेक्शन बी आपके सामने। यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। यहाँ पर अल्टरनेटिव्स भी होंगे, कितने क्वेश्चन में, अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए बच्चों। फिलहाल यहाँ पर हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर न्यूमरेटर में है लीनियर और डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव आएगा -2 माइनस 2x। किसका डेरिवेटिव, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव जो कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो, समझ लोगे तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर में इसी चीज को आप इंट्रोड्यूस कर दो, इसी चीज को न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे करोगे, -2x है लेकिन यहाँ पर +2x है, तो मैं क्या करूंगा, ये लो जी, मैंने यहाँ पर -2x इंट्रोड्यूस कर दिया, समझे। ठीक है, फिर -2 भी है, यहाँ दिख रहा है ना -2 -2x, तो -2 अपने आप लगाओ तो +2 भी लगाना पड़ेगा, इसको संभाल के रखो। ठीक है ना, यहाँ पर dx तो है ही और डिनोमिनेटर में जो है उसे चलने दो, यानी 6 - 2x - x²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इस माइनस को ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। ये ऐसे बनेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला सेम। इंटीग्रल ब्रेक करना शुरू हो रहा हूं मैं, फिर यहाँ पर 2 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर आएगा, यहाँ पर dx लगा लो, -2 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर अब लिख लो। ठीक है बच्चों, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखना मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा डायरेक्टली, अगर आप लिखना चाहो तो। न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, न्यूमरेटर में है डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट के अंदर फंक्शन। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, पहले इंटीग्रल की बात हो रही है, यहाँ पर नीचे आपका फंक्शन है रूट में, ऊपर उसका ही डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर हो जाता है 2 टाइम्स अंडर रूट में fx, प्लस में c तो आएगा ही, तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है, यानी माइनस, ये तो बाहर पहले से ही है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 6 - 2x - x²।
समझे बच्चों? अब इसका काम रह गया है, इसमें बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ टॉप में देखना बच्चों, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, बाहर एक माइनस इस तरीके से लगा दो। अब यहाँ पर इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऐसे रखो, यहाँ पर ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये -7। एक बार ये करली ब्रैकेट के अंदर की चीजें ओपन करके देखो, आपको पिछला स्टेप मिलेगा या नहीं, मिलेगा ना? ठीक है, तो चलो यहाँ पर अपना काम कर लो। यानी ये हो जाएगा अब आपके लिए 7 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 7 को लिखना पड़ेगा मुझे √7 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इस तरीके से, समझे? अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा बड़े आराम से। ये 2 तो पहले से ही है, ये रहा 6 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, ये -2, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सो दिस विल बी साइन इनवर्स x प्लस 1 जो कि लीनियर है ना, और पूरे के नीचे √7। x प्लस 1 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो मैं डिवीजन शो नहीं करूंगा। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे लगा दो। बस आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर में मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा, रूट में हो या बिना रूट के हो, और न्यूमरेटर में लीनियर दिखा, है ना, लीनियर एक्सप्रेशन। तो मैंने क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लेकर देखा साइड में और उस डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद जो भी काम किया है आपके सामने है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। ये एक फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है, अगर आपको याद हो px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक आपको दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो आपको गिवन हो। अब ये बिना रूट के भी हो सकता है और रूट के भी हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पर ये रूट के साथ था, तो इस केस में हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है ना, यानी ये वाला, इसे लिखते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस में b, इस तरीके से। इतना करने के बाद यहां से हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालकर न्यूमरेटर को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना होता है अपने गिवन इंटीग्रैंड में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक भी बता दिया। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है। अच्छी बात है, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। बिना पार्शियल फ्रैक्शन के यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंटीग्रैंड है इसको मैं लिख लेता हूँ, ये है 2x प्लस 1, और नीचे सबसे पहले लीनियर वाले को लिखूंगा मैं, x माइनस 1 है, और ये है आपका x स्क्वायर प्लस 1, इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा x स्क्वायर प्लस 1 वाले का। ठीक है, a अपॉन लीनियर, इसको तो लिख लिया मैंने। यहाँ पर जिसका फैक्टर नहीं बन रहा उसका डेरिवेटिव लेते हैं b के साथ, यानी देखो डेरिवेटिव ये आएगा प्लस में c। ठीक है, अब अगर तुम एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी में इसको लिखते हैं bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन उससे हमारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई गारंटी यू। लेकिन जिस तरीके से मैंने किया, इससे हमारा काम आसान जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जिस क्वालिटी का फैक्टर नहीं बन सकता, b के साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना चाहिए काम आसान करने के लिए। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये है 2x प्लस 1, यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, यहाँ पर है ये b इंटू में 2x इंटू में x माइनस 1 आएगा, और फिर c इंटू एक्स माइनस 1 भी आएगा। अब यहां से हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए और कांस्टेंट टर्म के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स या ऑन कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, बस ऐसे लिख दो। और इस तरीके से ए बी सी में मुझे 3 इक्वेशंस मिलेंगी जिनको मुझे सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है। देखो यहाँ पर ए के नीचे जो भी चीज है वो है लीनियर। अब वो लीनियर क्या है, तो x माइनस 1 है, ये 0 कब बनेगा पता करो। तो x इक्वल टू 1 डालने पे ये 0 बनेगा। x की ये वैल्यू आप इसमें डाल दो। मैथमेटिकली वैसे ये सब गलत होता है, लेकिन हमारा काम तो हो जाता है। कंसेप्चुअली गलत है बेटा ये, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 यहाँ पर डालूंगा मैं, तो यहाँ पर देखो b वाला खत्म हो जाएगा, c वाला खत्म होगा, यहाँ पर ये बनेगा 2a और यहाँ पर 1 डालोगे तो ये 3 हो जाएगा। चेक करके देखो a की वैल्यू मिल चुकी है। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर पुट कर देंगे जो मैंने अभी तक पुट नहीं किया है।
फॉर एग्जाम्पल x की जगह 0 मैं पुट कर दूंगा, आसान आसान नंबर पुट कर दो। कहां पुट करना है बेटा, तो यही पुट करना है जहां पर आपने अभी x की जगह 1 पुट किया था a की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें पुट कर दो। x की जगह 0 पुट करो तो यहां पर LHS में तो 1 आ जाएगा, है ना। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो a इंटू 0² + 1 यानी सिर्फ a रहेगा, यानी 3/2 ही लिख लो। इसके बाद यहां पर b इंटू 0 यानी छोड़ दो, यहां पर ये हो जाएगा -c। चेक करके देखो तो c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3/2 - 1, यानी यहां से आपको c मिल जाएगा 1/2। समझे, आपने x की जगह 1 और 0 डाल लिया है। अब आप एक बार -1 भी डाल के देख लो। चलो इसको भी कर लेते हैं। अब यहां से क्या होगा इसको चेक करते हैं। मैंने बोला था कोई भी रैंडम नंबर यहां पर डाल के देख सकते हो। अभी -1 डाला मैंने तो 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा। अच्छा यहां -1 डालोगे तो ये 2a बनेगा, समझे। तो 2a का मतलब 3 हो गया, यहां पर आप चेक कर लो। गॉट इट। अच्छा इसमें -1 डालोगे तो ये बनेगा आपका -2 इंटू b यानी ऐसे, और यहां -1 यानी ये हो जाएगा -2। अच्छा यहां पर -1 डालोगे तो ये बनेगा -2c। चेक करो, -2 इंटू c। अब c की वैल्यू है 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये बनेगा -1, नाउ दैट इज इक्वल टू 3 + 4b। चेक करो यहां पर, और ये बनेगा -1, ये -1 कैंसिल होगा तो b की वैल्यू आपको देके जाएगा -3/4, यानी b की वैल्यू आ गई -3/4। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर a b c की वैल्यू हमको मिल चुकी है। पार्शियल फ्रैक्शन का आधा काम हो गया है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। जो चीजें हमें चाहिए वो सब हम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब आते हैं अपने इंटीग्रल में। तो ये रहा मेरा इंटीग्रल, इसे हम रीराइट करेंगे a/x-1। ये रही a की वैल्यू, और यहां पर अपॉन में x-1 ऐसे लगाएंगे, प्लस में b यानी क्या है -3/4 है, ठीक है। इंटू में 2x अपॉन x² + 1। ये इंटीग्रल भी अलग ही करते चलो बेटा। प्लस में c मतलब हाफ, और यहां पर आपका हो जाएगा dx अपॉन x² + 1। ठीक है बच्चों, ये बनेगा 3/2। इसे लिख लो ln ऑफ x-1, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा -3/4, और देखो यहां पर नीचे है फंक्शन, ऊपर है उसका डेरिवेटिव। x² + 1 को fx मानोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, मतलब f' अपॉन fx। इसका इंटीग्रल करना होता है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ द फंक्शन प्लस में c, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ x² + 1 इस तरीके से, प्लस 1/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x का बनेगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा जी आपका आंसर क्वेश्चन 7 का। अल्टरनेटिव भी खत्म हुआ। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सुपर सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहां से वेरिएबल सेपरेबल आराम से बनेगा, dy अपॉन √1 - y²। यहां पर √1 - x² पहले से है, इंटू में dx। यहां से इंटीग्रल स्टार्ट करो, ये बनेगा आपका sin इनवर्स y, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा, x/2 अंडर वाला बिल्कुल सेम, प्लस 1/2, और ये बनेगा sin इनवर्स x/1 यानी sin इनवर्स x ही रहने दो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका आंसर आ चुका है बच्चों। सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना था, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला हुआ है, शो दैट द वेक्टर्स this and this respectively form vertices of a right angled triangle। तो सबसे पहले एक काम करो, ये जो आपका वर्टेक्स बनेगा इसके लिए वर्टेक्स A ले लो, यहां पर इसके लिए वर्टेक्स B मान लो, और इसके लिए वर्टेक्स C मान लो। यानी OA वेक्टर ये रहा, OB वेक्टर ये रहा, OC वेक्टर ये रहा। यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा वेक्टर AB। वेक्टर AB के लिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर करोगे, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो बच्चों। ये बनेगा -i कैप, यहां पर ये j कैप -3j कैप, यानी क्या हो जाएगा -2j कैप। यहां पर ये बनेगा -6k कैप, ठीक है। इसके बाद जरा BC वेक्टर निकालते हैं। तो BC वेक्टर यहां पर OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर आएगा, यानी ये बनेगा आपका 2i कैप। चेक करो बच्चों, ठीक है। और ये बनेगा -j कैप, ठीक है, और ये बनेगा आपका +k कैप। अब इसके बाद हम CA वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो CA वेक्टर क्या आएगा, यहां पर वेक्टर A ये रहा, मतलब OA वेक्टर, और ये OC वेक्टर।
यहाँ पर क्या बनेगा माइनस आई कैप, चेक करो यहाँ पर ये माइनस जे कैप और ये मतलब प्लस का 3j कैप आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा प्लस का 5k कैप। बात समझ आ रही है सभी को, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इन तीनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो पक्का हमें नल वेक्टर मिल रहा होगा। चेक करके देखो 0 आई कैप बन रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका ये 3 - 2 यानी 1j कैप माइनस जे कैप, यानी ये हो जाएगा 0j कैप, और यहाँ पर आपका ये 0k कैप। कहने का मतलब ये पूरा नल वेक्टर आ गया। इसका मतलब हम ये तो श्योर हैं कि ABC will form a triangle। लेकिन वो ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अब या तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम यूज कर लें या फिर पाइथागोरस थ्योरम की शरण में जाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम की शरण में जाओगे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों वेक्टर्स का मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। चलो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और ये बन जाएगा आपका 36, तो ये बन जाएगा आपका √41। यहां से वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 4 + 1 यानी ये बनेगा √6 आ जाएगा। चेक करके देखो। फिर यहां से वेक्टर CA का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, 1 + 9 + 25, मतलब ये हो जाएगा √35। आप नोट करके देखिए, क्या नोट करना है, यहां पर जो वेक्टर CA है ना, वेक्टर CA इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है ना। तो बस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वैसे पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट किस इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था बच्चों, क्या आपको पता है ये बात? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can conclude that triangle ABC is right angled such that कौन से वाला एंगल राइट एंगल है, एंगल C will be of 90 डिग्री यानी π/2। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से है। क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। सबसे पहले मैं नॉर्मल के dr से एज्यूम करूंगा अपने प्लेन के लिए। सो लेट ABC बी द drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू, जो प्लेन कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 2 0 एंड 2 2 1, ठीक है ना। चलो तो यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, प्लेन को अगर मैं पाई से रिप्रेजेंट कर दूं जो कि हम कर सकते हैं, तो ये बनेगा a × x - x1 यानी देखो ऐसे बन जाएगा, प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1। ये आपका प्लेन आ जाएगा बच्चों। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब यहां से क्योंकि हमको बोला गया है कि हमारा रिक्वायर्ड प्लेन जो कि इक्वेशन फर्स्ट है वो इस वाले पॉइंट से भी तो पास करेगा, मतलब ये इक्वेशन इस पॉइंट को डालने के बाद पक्का सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह 2 डालो, ये बनेगा 3a, y की जगह पे 2 डालोगे 2 - 2 यानी 0 × b, छोड़ दो। अब यहाँ पर z की जगह 1 डालो तो ये बन जाएगा 3a + c = 0। इसका ध्यान रखना, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोला है। अब क्योंकि हमको बोला गया है कि हमारा प्लेन पाई इज पैरेलल टू द लाइन के इक्वेशन को रीराइट करूंगा, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, वो तो 1 पहले से ही है, y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मैंने वो काम कर दिया है, देख लो ध्यान से। z का कोफिशिएंट भी पहले से ही 1 है, वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा प्लेन जो कि इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो मतलब यहां पर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, द drs ऑफ दिस लाइन। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, this is 1 1 and -1. We are going to use this fact that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्या होता है, तो 0। किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। जब आपका लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगा
तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए तो ये कंडीशन यूज करने वाला हूं मैं। तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस ये रहे, लाइन के डीआरस ये रहे। चलो काम शुरू करते हैं। तो मतलब क्या बनेगा, a1 a2 यानी 1 इंटू ए, फिर b1 b2 यानी 1 इंटू बी, और फिर c1 c2 यानी माइनस सी। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। मुझे सेकंड और थर्ड को सिंप्लीफाई करना है बाय सेकंड एंड थर्ड। तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, सेकंड इक्वेशन में से c की वैल्यू आएगी उसको मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी। अब c की वैल्यू यहां से क्या आएगी सेकंड इक्वेशन में से बच्चों, दैट विल बी -3a। चेक करके देखो, तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी -4a। एक बार आप चेक करके देखिए, ठीक है बच्चों। तो यहां से बेसिकली मुझे c की वैल्यू मिली थी, यहां से है ना। c की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, c की वैल्यू आई थी -3a, और ये रहा b का वैल्यू, और a के वैल्यू को हम a ही रहने देंगे। अब इन सभी चीजों को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करो, मतलब a को a रहने दो, ठीक है ना। b को हमने अभी क्या निकाला है, तो -4a, इसे ऐसे लिखो। और c क्या है, तो c है आपका -3a, इसे ऐसे लिखो। नाउ दैट इज z -0, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ z रहने दो। ऑल दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a तो आपका वैसे ही कॉमन आके खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा x + 1, यहाँ -4 इंटू वाई, और ये प्लस का 8 हो रहा होगा, चेक करो। और ये -3z। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। मतलब आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ इस तरीके से आएगा, +9 = 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं जरा, और यहां पर एक अल्टरनेटिव है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट P मान लूं, ये रहा आपका पॉइंट P, यहां से आप इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, जिसका इक्वेशन क्या है। तो यहां पर लाइन के इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, दिस इज x/2, दिस इज y-1 अपॉन -3, एंड देन दिस इज z-1 अपॉन 3, ठीक है ना। इस पूरे को हम लेमडा के इक्वल ले लेंगे, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहां पर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, मतलब मैंने क्या बोला, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले आप एक काम करिए, गिवन लाइन के डीआरस पहले ही लिख के रख लो, द डीआरस ऑफ लाइन L। तो ये क्या बनेगा, 2 -3 एंड 3। यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रैंडम पॉइंट भी लिखेंगे हम, रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन L। तो यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों, यहां पर रैंडम पॉइंट हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, ये बनेगा -3 लैम्डा +1, और फिर आएगा 3 लैम्डा +1, ठीक है ना। यहां पर अब मैं लिखूंगा द डीआरस ऑफ लाइन PQ, ठीक है ना। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर PQ के डीआरस आएंगे। तो ये बनेगा आपका 2 लैम्डा -1, ठीक है ना। फिर यहां पर -3 लैम्डा +1 -3, यानी देखो ऐसे आ जाएगा। फिर 3 लैम्डा +1 -2, यानी ऐसे आ जाएगा। अब क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है लाइन L के, है ना, लाइन L के भी डीआरस आपको पता है और PQ के भी डीआरस आपको पता है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वाला फॉर्मूला। तो चलो काम शुरू करो। यहाँ पर देखो 2 × 2 लैम्डा -1 ऐसे आएगा, फिर -3 × -3 लैम्डा -2 प्लस 3 × 3 लैम्डा -1। नाउ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहां से सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा 4 लैम्डा, यहां पर आपका आ जाएगा प्लस का 9 लैम्डा, पहले लैम्डा वाले लिख रहा हूं, और यहां पर आपका आएगा 9 लैम्डा। फिर यहां पर कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे बच्चों, ये बनेगा -2, ठीक है ना। यहां पर आपका हो जाएगा प्लस का 6, और यहां पर -3। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। ये क्या बनेगा आपके लिए, ये बनेगा 22 लैम्डा, चेक करके देखो। ये क्या बनेगा, 6 - 3 का मतलब 3 हुआ, और यहाँ -2 पहले से ही है, मतलब 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे आपको मिलने वाला है या नहीं, चेक करके देखिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लैम्डा विल बी -1/22, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे लिखना था, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी पॉइंट Q मुझे लिखना होगा। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू पॉइंट Q में देखो, यहाँ टॉप में जो सेकंड लाइन में है जहां मैंने स्टार लगाया वहां पुट करना होगा। 2 × लैम्डा यानी -1/11 आ जाएगा, समझे।
अच्छा फिर अगला क्या आएगा, कैलकुलेशन करता रहता हूं यहाँ पर मैं साइड में। ये बनेगा आपका 3/22 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 22 प्लस 3 यानी 25/22 आएगा। चेक करके देखो मेरी बात समझ आई या नहीं। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर अगला क्या है, अगला है आपका 3 लैम्डा प्लस 1। तो 3 लैम्डा का मतलब ये हुआ 1 माइनस 3/22, समझे। लैम्डा की जगह -1/22 डाला तो 3 लैम्डा की वैल्यू ये रही और प्लस 1 तो पहले से ही था। यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 22 माइनस 3 यानी 19/22। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये रहा जी सेक्शन सी, यानी यहां से 4 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो ये पहले वाले इंटीग्रल में बेसिकली हमें प्रूव करना है। काफी लंबा क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो बच्चों, है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। चलिए यहां पर इंटीग्रल को मैं आई एज्यूम कर लेता हूं, जो एलएचएस का इंटीग्रल है उसको मैं लिख लेता हूं। लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ cos x, है ना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 से π/2 ln ऑफ cos x को हम लिखेंगे π/2 माइनस x, ये रहा dx। यहां से ये बन जाएगा i इज इक्वल टू ln ऑफ, ये क्या बनेगा cos 90 माइनस x यानी sin x। इस तरीके से आपका ये इंटीग्रल अब बन जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां से हम इस वाले जगह पे आ गए हैं इस वाले स्टेप के बाद। जैसे इसको ऐड करोगे ये 2i बनेगा। यहां पर ये 0 से π/2 तो रहेगा ही, log cos x प्लस log sin x, यानी इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ sin x इंटू cos x। यहां पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है लॉगरिथम की। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, log m प्लस log n क्या होता है, सो log ऑफ m इंटू n, समझे। यहां पर m और n का काम cos x और sin x कर रहे हैं, समझे आप लोग। और log को ln लिखो या सिर्फ log लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी log के बेस में e है तो उसको ln लिखा जा सकता है। अब यहां से ये जो इक्वेशन बनी है इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं करूंगा तो क्या करूंगा, ध्यान से देखिए। ये है 0 से π/2, यहां पर इसको मैं लिख लेता हूं ln ऑफ sin 2x/2, समझे। sin 2x का फॉर्मूला लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा चल रहा है 2i के इक्वल, यहां पर है 0 से π/2, इंटीग्रल ब्रेक कर दो, ये बनेगा log ऑफ sin 2x dx माइनस यहां पर हो जाएगा log ऑफ 2 dx और ये लिमिट्स, ठीक है, 0 से π/2। ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों ये वाला, ठीक है ना। इसे इक्वेशन थर्ड बोलो, संभाल के रखना इसे। अब यहां से मैं फिर से एज्यूम करूंगा एक इंटीग्रल i डैश, जो कि होगा 0 से π/2 ln ऑफ sin 2x, समझे। तो थर्ड इक्वेशन में चेक करो, इस वाले को मैंने i डैश माना है। अब यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसमें 2x को मैं t पुट कर दूंगा। इससे मेरा dx क्या बनेगा, dt/2। और लिमिट्स में क्या होगा, जब x 0 है तो t यानी 2 × 0 हो जाएगा, और जब x π/2 है, अपर लिमिट यहां पर आप देखो i डैश में अपर लिमिट क्या है, तो π/2 है ना। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो t की वैल्यू आएगी 2x यानी 2 × π/2 यानी पाई आ जाएगा। तो यहां पर i डैश किस में चेंज होगा, ये 0 ये पाई ln ऑफ sin 2x, लेकिन तुमने अभी 2x को t माना है, dx की जगह dt/2, आप चाहो तो 1/2 ऐसे लगा लो। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है सभी को। अब आगे चलते हैं जरा, यहां से एक और प्रॉपर्टी लगेगी जिसकी हेल्प से मैं यहां पर इंटीग्रेशन का डबल करूंगा। लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट का हाफ, ये हो जाएगा ln ऑफ sin t dt, मतलब इंटीग्रल सेम। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, जैसे यहां पर फंक्शन है f ऑफ t दैट इज log ऑफ sin t, यहां पर अगर वेरिएबल को मैं अपर लिमिट माइनस वेरिएबल यानी fx अगर होता तो f ऑफ 2a माइनस x, प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान आ रही हो, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा ln ऑफ sin पाई माइनस टी, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बनेगा ln ऑफ sin t विच इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ, समझे। तो यहां पर प्रॉपर्टी की हेल्प से पूरे इंटीग्रल का डबल, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट का हाफ हो जाता है, समझे। यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको देखे जाएगा 0 से π/2 ln ऑफ sin t, t को फिर से x लिख लो, क्योंकि वेरिएबल के चॉइस से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इस समय ये पूरा आ रहा है आई डैश का वैल्यू। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप इक्वेशन सेकंड में ऊपर देखें, जो कि अभी भी आपको दिख रहा होगा, यहां पर चेक करो, तो इक्वेशन सेकंड की हेल्प से आप कह सकते हैं कि आई डैश इज इक्वल टू आई। समझे? अब इस रिजल्ट को लेके चलते हैं इक्वेशन थर्ड में। ये रहा आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहां से फाइनली क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, देखो इस पूरे को हमने आई डैश माना था, जो कि अब खुद i के इक्वल आ गया है, माइनस ये log 2 बाहर करो, कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन x आएगा, जिसपे हमें लिमिट लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, i को आप LHS में लाओ, 2i माइनस आई यानी सिर्फ i, और ये बनेगा माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। या तो यही छोड़ दो या फिर एक लाइन और लिखो, तो एक लाइन और क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 आगे इंटू लॉग ऑफ 1 बाई 2। समझे? देखो ये प्रॉपर्टी होती है, माइनस लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स। समझे? तो बस इसका यूज किया हमने यहाँ पर माइनस लॉग 2 को log 1 अपॉन 2 लिखने के लिए। ये आपका RHS होगा। मैं चलो आपको अभी वेरीफाई करवा देता हूँ। तो पाई बाई 2 इंटू लॉग हाफ, ये देख लो यहाँ पर आपका RHS यही आया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगर पेपर में आएगा तो 4 से कम नंबर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना? फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पर भी प्रूव करना है, यहाँ पर भी मैं LHS ले लेता हूँ, इंटीग्रल को हम आई एज्यूम कर लेंगे। ये रहा आपका 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर है 3 साइन थीटा, ये है आपका 4 कॉस थीटा, डी थीटा भी है, और नीचे आपका क्या है बच्चों, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहाँ पर ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 3 साइन थीटा को आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 4 कॉस, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। नीचे आपका ऐसे ही थीटा की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और अगेन यहाँ पर भी इसे आप लिखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, लिमिट पे फोकस रखना, 0 से पाई बाई 2, ये बनेगा 3 इंटू कॉस थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू, ये 4 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा ये कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा। इसे आप इक्वेशन सेकंड बोलो, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, है ना? जो ओरिजिनल इंटीग्रल है उसको फर्स्ट इक्वेशन बोला। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आपको सेम क्वांटिटी दिख रही होगी, तो बस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। LHS में आपका 2i बनेगा, यहाँ पर लिमिट्स बिल्कुल सेम है इंटीग्रल की, और डिनोमिनेटर भी आपका सेम है, तो एलसीएम बड़े आराम से आ जाएगा। क्या बनेगा, 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा यानी 7 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 4 कॉस थीटा और 3 कॉस थीटा यानी वो 7 कॉस थीटा आएगा। 7 को कॉमन लेकर ही लिख दो ना, देखो ऐसा बनेगा। डिनोमिनेटर तो सेम रहना ही है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें कैंसिल होंगी। 0 से पाई बाई 2 ये रहा लिमिट, और ये 7 डी थीटा, मतलब क्या बना, 7 थीटा, ये आपका इंटीग्रल आएगा, जिसपे अभी मुझे लिमिट लगाना बाकी है। 7 बाहर किया, अपर लिमिट ये रहा, लोअर लिमिट ये रहा, मतलब 7 पाई बाई 2। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, यस और नो? तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल को आई माना था मैंने, और अभी ये 2i की वैल्यू निकल रही है। तो यहां से i क्या बनेगा, 7 पाई बाई 4। ऊपर आप RHS चेक कर सकते हो, आपको अभी भी दिख रहा होगा। तो ये हैंस प्रूव हो चुका है, जो रिजल्ट आपको लाना था वो आप ला चुके हो। यहाँ पर आप RHS चेक कर लो। ठीक है बच्चों, तो बस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। ठीक है ना? इसे प्लेन पाई 1 बोलो, इसे प्लेन पाई 2 बोलो। मैं यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड प्लेन को पाई बोलूंगा, तो ये बन जाएगा a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 करोगे तो ऐसे आएगा। ये आपका प्लेन है। यहाँ पर मैंने ABC क्या लिया है बच्चे, ABC आर drs ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन, जिसको मैंने प्लेन पाई मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन पाई परपेंडिकुलर है पाई 1 के, और प्लेन पाई परपेंडिकुलर है पाई 2 के भी। तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, देखो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। चलो काम शुरू करते हैं। द drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन
पाई 1, तो ये क्या बनेगा 2 - 3 4 एंड द drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन पाई 2 ये क्या है तो 1 2 एंड 3, ठीक है ना। चलिए यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, और हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के dr तो मैंने पहले ही लिख लिए हैं। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 2a - 3b + 4c = 0। यहाँ पर अब पाई 2 के साथ जब यूज करेंगे तो ये बनेगा आपका 1a प्लस में 2b और यहाँ पर ये प्लस में 3c दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है, कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो सब आपके ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 2a + 4b + 6c। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन यानी 2a - 3b + 4c। RHS में तो 0 ही रह जाएगा। यहां पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे a वाला कैंसल, ये बनेगा 7b, चेक करो। इसके बाद 6c - 4c यानी 2c, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आप c की वैल्यू निकाल लो, आपका मन करे तो b की निकाल लो। मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये आपका आ जाएगा -7b/2, ठीक है ना। इस c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। कहां पुट करूं, चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये तो 2a है ना, -3b उसको उधर ले जाओ, प्लस का 3b आएगा। देखो यहां पर है 4c, उसको उधर ले जाओगे तो बनेगा -4c, और c क्या है तो -7b/2। इस तरीके से यहां पर ये कैंसिल होगा, ये 2 पे यानी -2 इंटू -7b यानी क्या बन जाएगा, ये प्लस का ये बनेगा 14b, यानी फाइनली क्या बनेगा ये 17b। तो a की वैल्यू आ जाएगी 17b/2। तो यहाँ पर a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ b आ चुकी है और c की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ b आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन में, जो हमने सबसे ऊपर निकाल के रखा हुआ है, आप ऊपर देख लो, ठीक है ना। तो यहां से आपका प्लेन क्या बनेगा, a दैट इज 17b/2 इंटू x - 1, यहाँ पर प्लस b इसको सेम रहने दो, y - 1 और c की जगह हो जाएगा -7b/2। यहाँ पर ये है z + 1 = 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जरा मैं नीचे करके देख लेता हूं। पहले पूरे में से b कॉमन ले लेंगे, वो खत्म हो जाएगा, 0 के नीचे हम भेज देंगे RHS में। फिर पूरे को मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो फाइनली ये मिलेगा मुझे 17 टाइम्स x - 1, यहाँ पर 2 टाइम्स y - 1, यहाँ पर -7 टाइम्स z + 1 = 0। मतलब ये बनेगा 17x, यहाँ से +2y और यहाँ से -7z। अच्छा फिर क्या मिलेगा, -17 यहाँ पर -2 और ये -7, यानी ये बनेगा आपका क्या बन जाएगा जी -26 यानी = 26। ऐसे लिख लो, बस ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में है, जहां इंटीग्रेशन का यूज करके हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में विच इज बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब ये जो कर्व है ना, बेसिकली ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका रेडियस है √6 यूनिट। चेक करके देखो, यहाँ डायग्राम बनाओगे, ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, यानी सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपका रेडियस आपका √6 है, मतलब यहाँ पर √6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये रहा ओरिजिन, आपको ये वाला एरिया मतलब एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। तो यहाँ पर एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी 0 to √6, ठीक है ना। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 - x² ओवर द रूट। चेक करके देख लो, आपका जो कर्व है x² + y² = 6, यहाँ से y² आएगा 6 - x², मतलब y की वैल्यू आ जाएगी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो y की वैल्यू ये आएगी। वैसे तो y की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण y की वैल्यू पॉजिटिव ही ली जाएगी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ये बनेगा x/2 अंडर रूट वाला सेम, यहाँ पर बनेगा 6/2, चाहो तो डायरेक्टली 3 लिख दो या फिलहाल ऐसे चलने दो। ये होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर x/√6। आपको लिमिट भी लगाना होगा। चलिए काम शुरू करते हैं।
जैसे ही अपर लिमिट लगाओगे इस वाले में तो 0 बनेगा, ये तो 3 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स 1 बनेगा, ठीक है ना, अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो ये 0, और यहाँ पर 6/2 यानी 3, और ये साइन इनवर्स 0 यानी ये भी 0 बनेगा, ये पूरा ब्रैकेट 0 ही हो जाएगा। ये 3 इंटू π/2 मतलब फाइनली आंसर आ गया 3π/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आंसर को डिक्लेयर करना होगा। बात समझ आई सभी को? अब चलते हैं फाइनली और केस स्टडी टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए जरा, ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या बोला हुआ है, इन अ पावर सप्लाई स्टेशन ऑफ मेट्रो सिटी सडनली सम फॉल्ट अराइजेस ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। This disrupted the supply of power to the consumers in city. Due to this incident, the service engineer is deputed to resolve the issue at earliest. He has noted the following from the field investigation. अब यहाँ पर इंजीनियर ने क्या बातें ऑब्जर्व की हैं, चलो देखते हैं। The electronic assembly consists of two subsystems A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. अगर सिस्टम ए की बात करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी की वो फेल हो जाए, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.2। बी फेल्स अलोन, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स प्रोवाइडेड बी हैज फेल्ड, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका लग जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर किस तरीके से निकालोगे, प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए भी फेल हो एंड बी भी फेल हो ओवर पी ऑफ बी। देखो यहां पर कुछ वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। पी ऑफ बी मतलब ये तो नहीं है, निकालना पड़ेगा, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो यहां पर दे रखा है। ये क्या है, ये है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो कि है 0.15। यहां पर आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स अलोन। देखो ध्यान से, मैं वेन डायग्राम की हेल्प से अगर आपको बताऊं, ये आपका इवेंट ए हो गया, ये आपका इवेंट बी हो गया। जब बी फेल्स अलोन कह रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, मतलब ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि बी फेल्स अलोन, इसका मतलब क्या होगा बेसिकली कि पूरी प्रोबेबिलिटी में से आपको माइनस करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर है सबको? तो यहां पर ये वैल्यूज हम यूज करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन विच इज 0.15। नाउ दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो भी आपका 0.15 है। तो यहां से पी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 0.15 का ट्वाइस यानी 0.30। तो बस यहां पर आप 0.30 पुट कर देंगे, ऊपर आपका 0.15, फाइनली आंसर आएगा 1/2 यानी 0.5 आप इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यहां पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स अलोन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगेन वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो ये वाला जो पोर्शन है ये है ए फेल्स अलोन। तो पूरे ए में से अगर ये बीच वाला पोर्शन आप हटा दो, बीच वाला क्या है तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है मुझे, ये रही 0.2। आप टॉप में देखिए 0.2, यहां पर आप देख लो, ठीक है ना, माइनस अब ये क्या है आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 0.15। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 0.05। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट का भी आंसर आ चुका है, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। प्यारा सा क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड, इवेंट्स के ऊपर बेस्ड। ये वेन डायग्राम तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया था, अगर आप बनाओगे तो अच्छा, नहीं बनाओगे तो भी अच्छा। तो इस तरीके से पूरा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 25 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और किस टाइप के टेस्ट स्टार्ट करेंगे आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।